हेलो माय डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं जो कि पार्ट सी है आपका। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस से लिया गया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैंने आपके लिए दो पार्ट बता दिए थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो उसका तीसरा पार्ट भी देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और चाहेंगे तो डी पार्ट भी आप कह सकते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो उसकी कोई अनिवार्यता ज्यादा है नहीं, मैं इसी में ऐड कर देता हूं नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी। तो इस तरह से सी पार्ट ये आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें आप पढ़ेंगे जैसा कि रूल फर्स्ट में बताया जाएगा आपको कि यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती बल्कि ऑक्सिलरी या फिर कह सकते हैं आप हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया को ही वाक्य शुरू में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यदि आप सिंगल क्लॉज वाला सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो आपका बिल या सेल वाक्य शुरू में आ जाएगा। और अगर आप डबल क्लॉज का सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो अगर वाक्य के बीच में पहले शब्द दिया होगा तो अंतिम वाला सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा और स्टार्टिंग वाला जो आरंभ में सेंटेंस दे रखा है वो हो जाएगा बाद में बनेगा, तो वो बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसलिए आप उसमें भी बिल या सेल को ही वाक्य शुरू में लिखेंगे पर्सन के अनुसार। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका रूल होगा कि यदि हिंदी वाक्य के बीच में बाद या पश्चात शब्द दे रखा हो और वाक्य शुरू में क्या शब्द दे रखा हो तो जाहिर सी बात है अंतिम वाला सेंटेंस का अनुवाद पहले करना पड़ेगा आपको। तो ऐसी अवस्था में वो अंतिम वाला जो सेंटेंस है वो बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपको डू या डज को वाक्य प्रारंभ में लिखना पड़ेगा। इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे सेंटेंस का। ठीक है, और यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, कितने आदि दे रखा हो तो आप अंग्रेजी में वाक्य का अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी को ही वाक्य शुरू में लिखते हैं। और यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड दिया हो और वाक्य नेगेटिव भी हो रूल नंबर 4 में, तो क्या करेंगे, तो आप वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट एंड नेवर के लिए सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। नेक्स्ट आपका है यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन दिया हो प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो आप वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इन प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे हु या व्हाट आदि कुछ हो सकता है आपका, उसके लिए ही सब्जेक्ट मानकर वाक्य शुरू में लिखते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका 6 नंबर, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन दिया हो और वाक्य नेगेटिव हो तो यदि वह सेंटेंस मान लीजिए केवल सिंगल क्लॉज में होगा तो आप बिल के बाद नॉट एंड नेवर लिखेंगे। अगर डबल क्लॉज में होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल के अकॉर्डिंग बनेगा तो आप लोगों को जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल में बताया ही है उस टेंस में कि यदि नॉट शब्द दिया गया होगा तो डू या डज का प्रयोग करेंगे और कभी नहीं शब्द दे रखा होगा कहने का मतलब नेवर, तो हम डू या डज का प्रयोग नहीं करते। ऐसे ही हु के बाद में लिखते हैं नेवर को, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस जोड़ते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं जोड़ते, इस तरह से। और बाकी इन वाक्यों के लास्ट में तो आपको मालूम ही है मार्क ऑफ इंटरोगेशन जिसे आप क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, अर्थात हिंदी में कहेंगे तो प्रश्न वाचक चिन्ह कहेंगे, वो अवश्य लिखा जाता है। ठीक है, बाकी फॉर्मूलास और फॉर एग्जांपल्स हम विस्तार पूर्वक देखेंगे इसमें। तो चलते हैं बोर्ड की ओर। हाँ, तो आपके जो रूल है वो इस प्रकार से रहे। रूल नंबर फर्स्ट है आपका, यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती बल्कि हेल्पिंग वर्ब जिसे आप हिंदी में सहायक क्रिया भी कहते हैं, विल, शैल या फिर डू या डज को वाक्य के शुरू में लिखा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर मैंने डू या डज यहाँ पर क्यों लिखा। मैंने यहाँ पर डू या डज इसलिए लिखा जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सेंटेंस अगर सिंगल क्लॉज में दे रखा है तो हमारा केवल बिल या सेल का यूज होता है वहां पर सिंगल क्लॉज में। ठीक है, बिल या सेल का यूज होता है। तो
हम पर्सन के अनुसार, जैसे कि पर्सन अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम सेल को वाक्य शुरू में लिखते हैं, पर्सन अगर सेकंड या फिर थर्ड है, जैसे यू है या फिर ही सी इट या फिर कोई नाउन है दे है, तो हम बिल्कुल वाक्य शुरू में लिखते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस डबल क्लॉज में दे रखा है, ठीक है, तो डबल क्लॉज में अगर वाक्य बीच में पहले शब्द होगा तो अंतिम वाले, देखो वाक्य बीच में पहले शब्द हो या बाद शब्द हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है लास्ट वाला सेंटेंस का अनुवाद हम सबसे पहले करते हैं। दो क्लॉज दे रखे होंगे तो अंतिम वाले क्लॉज का अनुवाद हम सबसे पहले करते हैं, इस बात से फर्क पड़ता है। तो अगर वाक्य बीच में पहले शब्द रखा है तो अंतिम वाला सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग बनेगा, पास्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग, तो भी हमारा विल या शैल ही वाक्य शुरू में आएगा। लेकिन अगर वाक्य बीच में बाद शब्द दे दें या पश्चात शब्द दे दें तो लास्ट वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, इसलिए वहां पर डू या डज का यूज किया जाएगा। तो वाक्य शुरू में क्या शब्द होगा और बाकी बीच में बाद या पश्चात शब्द होगा तो अंतिम वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनेगा, इसलिए आपका डू या डज को वाक्य शुरू में लिखा जाएगा। एक चीज और ध्यान देने वाली है, यहां पर शुरू में जैसे दो क्लॉज दे रखे हैं और मान लीजिए सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है, क्या मेरे आने से पहले दिनेश आगरा जा चुका होगा, इस तरह। तो देखो दिनेश आगरा जा चुका होगा इस सेंटेंस का अनुवाद पहले किया जाएगा, लेकिन क्या मेरे यहां आने से पहले, तो मेरे यहां आने से, तो उस सेंटेंस में क्या शब्द दे रखा है पहले, लेकिन हम अंतिम वाले सेंटेंस का अनुवाद पहले करते हैं। कुछ लोग यहां पर मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या शब्द लगा हुआ है या फिर जिस सेंटेंस के कह सकते हैं क्लॉज में क्या शब्द लगा हुआ है उसी में उसका यूज होगा, तो वहां पर वाट का यूज धोखे से वाट का यूज कर देते हैं या फिर मतलब गलत हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं। तो ऐसे में आपको वो जो क्या शब्द लगा है पूरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो ऐसे मान लीजिए कि वो पूरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में है ना कि किसी क्लाउज के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो बिजनिंग पोजीशन उसकी देखेंगे, बिजनिंग पोजीशन से मतलब नहीं होता इस अवस्था में, मतलब इस बात से होता है जिस क्लाउज का अनुवाद हम सबसे पहले कर रहे होते हैं उसी की ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब के लिए सबसे पहले लेते हैं। तो इसी तरह से जब आप वाक्य के बीच में बाद या पश्चात शब्द रखा होगा तो अंतिम वाला सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, इसलिए वहां पर अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो डू को वाक्य शुरू में लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज को वाक्य शुरू में लिखेंगे, इसलिए मैंने यहां पर इसका यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट रूल के अंदर चलते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका सेकंड नंबर, यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया हो और वाक्य नेगेटिव हो, नेगेटिव आप जानते ही हैं नकारात्मक हो, जैसे वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द दिया होता है वही नेगेटिव सेंटेंस होता है, आप लोग जानते ही। तो इस अवस्था में क्या करते हैं, वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर को सब्जेक्ट जिसे आप हिंदी में कर्ता कहते हैं के बाद लिखा जाता है, ठीक है। बात समझ गए, वाक्य शुरू में क्या शब्द रखा होगा और वाक्य नेगेटिव भी होगा तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट या नेवर को लिखते हैं, एक तो ये समझ गए आप। लेकिन कभी कभी क्या होता है सेंटेंस डबल क्लॉज में दे रखा होता है और अंतिम वाला सेंटेंस नेगेटिव होता है, तो आप जैसे ही अंतिम वाले क्लॉज का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर रहे होते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रथम वाले क्लॉज का ट्रांसलेशन करेंगे हम उसके बाद नॉट को लिखेंगे, जिसमें ये दे रखा होता है नहीं अथवा कभी नहीं उसको ही उसी क्लॉज में ही नॉट या नेवर को लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो इस तरह नेक्स्ट रूल है आपका, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड जिसे आप हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, जैसे कब हो, कहां, क्यों, कैसे, क्या, कितने आदि शब्द दिए हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या करेंगे, इनकी अंग्रेजी व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, हाउ मेनी आदि के लिए आप वाक्य शुरू में लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 4, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड जिसे आप हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं दिया हो तो वाक्य नेगेटिव भी हो, मतलब प्रश्नवाचक शब्द भी दिया हो वाक्य के बीच में और वाक्य कैसा हो, नेगेटिव हो, मतलब क्या हुआ वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द भी दिया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आप नॉट या नेवर को, नहीं की अंग्रेजी नॉट होती है आप लोग जानते हैं, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है, वो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, सब्जेक्ट को हिंदी में आप लोग जानते ही कर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट रूल है आपका, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन दिया हो, इंटरोगेटिव प्रोनाउन आप लोग जानते ही हैं
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? कौन या किसने आज, इस प्रकार के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं सभी। तो कौन या किसने आज, इनमें से कोई भी दिया हो, इस प्रकार का और भी कोई हो सकता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी हु या व्हाट आदि के लिए ही आप कर्ता मानकर वाक्य शुरू में लिखते हैं या फिर सब्जेक्ट मानकर वाक्य शुरू में लिखते हैं। इस तरह ये आपके 5 रूल हो गए। बाकी आपके नेक्स्ट रूल अभी मैं बताता हूं, एक बार फोकस करते हैं बोर्ड की ओर। हाँ, तो आपका नेक्स्ट रूल है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे आप हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, दिया हो और वाक्य नेगेटिव, जिसे आप हिंदी में नकारात्मक कहते हैं, तो वाक्य नेगेटिव हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर को बिल के बाद लिखा जाता है। मतलब सेंटेंस अगर सिंगल क्लाउज का है तो हम क्या करते हैं, नॉट या नेवर के लिए कहां लिखते हैं, बिल के बाद। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 7, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम दिया हो और वाक्य के बीच में बाद या पश्चात शब्द दिया हो और अंतिम वाला वाक्य कैसा हो, नेगेटिव हो, जिसे आप नकारात्मक भी कहते हैं हिंदी में, तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर को हु या व्हाट, जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, आदि के बाद लिखा जाता है। और इसके बाद लिखा जाएगा, लेकिन बाकी जो फॉलो करेंगे हम रूल्स का, वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल्स का फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल है नंबर 8, इन वाक्यों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जिसे आप हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, वो चिन्ह लगा हुआ है ये वाला, इस तरह से अवश्य लिखा जाता है लास्ट में, ये जरूर लिखा जाएगा, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, आपका सूत्र, पहले आप बिल या सेल लिखेंगे पर्सन के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट या नेवर लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर लास्ट में एक हिंट है, देखो हिंट में क्या समझेंगे, हिंट को आप जानते हैं हिंदी में संकेत कहते हैं। यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया हो और वाक्य के बीच में पहले शब्द दिया हो तो क्या फॉर्मूला अपनाएंगे, देखो फॉर्मूला ये इस तरह से होगा, फिर बिल या सेल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट या नेवर लिखेंगे, उसके बाद में हैव लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड, फिर बिफोर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब प्रथम क्लॉज का सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऐसे यस, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। नेक्स्ट हिंट है आपका, यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया हो और वाक्य के बीच में बाद या पश्चात शब्द दिया हो तो क्या फॉर्मूला आएगा आपका, तो बाद या पश्चात शब्द दिया गया होगा तो जाहिर सी बात है अंतिम वाला सेंटेंस या अंतिम वाला क्लॉज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑक्सिलरी आपकी डू या डज होती है सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू को वाक्य शुरू में लिखेंगे, सिंगुलर है तो डज को वाक्य शुरू में लिखेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट लिखेंगे, अगर नेगेटिव होगा सेंटेंस तो, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, उसके बाद में आफ्टर, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर विल हैव या शैल हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो बाकी भी फॉर्मूलास और फॉर एग्जांपल बताते हैं आपको। हाँ, तो देखें नेक्स्ट हिंट है आपका, यदि हिंदी वाक्य के बीच में केवल सिंगल क्लॉज, एकल वाक्य जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं या फिर एकल उपवाक्य कह सकते हैं, दिया हो और वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड, जिसे आप हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, दिया हो तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला कुछ इस तरह से अपनाएंगे ट्रांसलेशन करते समय सेंटेंस को। पहले क्यूडब्ल्यू अर्थात क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द को, उसके बाद में बिल या सेल को लिखेंगे पर्सन के अनुसार, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, तब अगर नॉट नेवर दिया गया होगा तो आप लिख लेंगे, नहीं दिया गया होगा तो ना लिखेंगे। उसके बाद में हैव लिखेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका अगला हिंट, यदि हिंदी वाक्य के बीच में पहले शब्द दिया हो तो वाक्य में डबल क्लॉज भी दिया हो, हिंदी वाक्य के बीच में पहले शब्द भी दिया हो और वाक्य में डबल क्लॉज भी दिया गया हो तो क्या करेंगे, और इसके अलावा भी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड दिया हो तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला कुछ इस तरह से अपनाएंगे।
ट्रांसलेशन करते समय सेंटेंस का। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में विल या हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट एंड नेवर अगर दिया गया होगा, नहीं अथवा कभी नहीं तो नॉट एंड नेवर लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में हैव लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, उसके बाद में बिफोर, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऐसे यस लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आपका हिंट अगला, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई वाक्य के बीच में बाद या पश्चात शब्द दिया हो और सेंटेंस कैसा हो, डबल क्लॉज में दे रखा हो, और वाक्य के बीच में इंटरोगेटिव वर्ड दिया हो, जिसे आप प्रश्नवाचक शब्द भी कहते हैं, तो कुछ फार्मूला इस तरह से हो जाएगा। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद में डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, उसके बाद आफ्टर लिखेंगे, तब जो स्टार्टिंग में सेंटेंस दे रखा होगा उसका सब्जेक्ट प्लस विल हैव मतलब विल हैव या शैल हैव लिखेंगे पर्सन के अनुसार, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका अगला हिंट, यदि हिंदी वाक्य में डबल क्लॉज दिया हो और वाक्य में पहले शब्द दिया हो और वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन दिया हो, तो ऐसे में क्या करेंगे, फार्मूला कुछ इस तरह से लिखेंगे। पहले इंटरोगेटिव प्रोनाउन लिखेंगे, उसके बाद में बिल लिखेंगे, उसके बाद में नॉट या नेवर अगर दिया है, नहीं है तो कभी नहीं तो लिखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, उसके बाद में हैव लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में बिफोर लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऐसे यस लिखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में अदर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, ठीक है, ऐसे इस तरह से लिखेंगे। और बाकी आपके फॉर्मूला और फॉर एग्जांपल भी रह गए, वो भी हम बताते हैं। हाँ, तो आपका जो नेक्स्ट है वो है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन दिया हो और वाक्य में डबल क्लॉज दिया हो तथा बीच में बाद या पश्चात शब्द भी दिया हो, तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। पहले इंटरोगेटिव प्रोनाउन लिखेंगे जो भी दिया गया है, उसके बाद नॉट या नेवर लिखेंगे, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो लिख लेंगे, नहीं दिया होगा कोई बात नहीं है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब अदर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में आफ्टर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या हैव लिखेंगे, मतलब विल हैव या शैल हैव, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। ये फॉर एग्जांपल दे रखे हैं आपके, जैसे पहला एग्जांपल है, क्या रिया ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा, तो ये सिंगल क्लॉज वाला सेंटेंस है, तो इसमें क्या शब्द वाक्य शुरू में दिया गया है, तो रूल नंबर जो फर्स्ट है आपका उसके अकॉर्डिंग क्या कि इंग्लिश वर्ड नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को वाक्य शुरू में लिखेंगे, रिया के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, रिया थर्ड पर्सन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, तो विल, उसके बाद में रिया, उसके बाद में हैव। अब पूरा करना, पूरा कर लिया होगा इसलिए कंप्लीट, लेकिन कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी, ठीक है, विल रिया हैव कंप्लीटेड क्या, अपना गृह कार्य, तो रिया सी है इसलिए अपने की अंग्रेजी हर आएगी यहां, हर गृह कार्य आप लोग जानते ही होमवर्क होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कुछ इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, क्या रिया ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा, तो विल रिया हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है वो है, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी क्यों छूट चुकेगी, तो ये वाला सेंटेंस लास्ट में दिया होता है, आपको बताएं अंतिम जो क्लॉज होता है, दो क्लॉज दे रखे होते हैं, जैसे कि मैंने डबल क्लॉज वाला सेंटेंस यहाँ पर दिखाया आपको, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से एक क्लॉज ये हो गया, और गाड़ी क्यों छूट चुकी होगी दूसरा क्लॉज ये हो गया, तो अंतिम वाले क्लॉज का अनुवाद हम हमेशा पहले करते हैं, लेकिन ये देखना पड़ता है अगर वाक्य के बीच में पहले शब्द दिया है तो अंतिम वाले क्लॉज का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग होगा, और वाक्य के बीच में यहाँ बाद या पश्चात शब्द रखा है तो अंतिम वाले क्लॉज का ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग होगा, तो इसलिए इसमें गाड़ी लिखेंगे द ट्रेन, द ट्रेन, उसके बाद में विल आएगा आपका, क्योंकि ट्रेन कैसा है थर्ड पर्सन है, हैव आएगा,
द ट्रेन विल हैव, अब छूटना, स्टार्टेड, द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड, गाड़ी छूट चुकेगी। अब आपका पहले शब्द है इसलिए यहां पर लिख देंगे बिफोर। उसके बाद में आपका है तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से, तो तुम्हारे मतलब यू, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनेगा, इसलिए यू पहुंचना, रीच होता है। अब रीच में ऐसे ही एस नहीं जोड़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर के साथ ऐसे ही जोड़ते हैं, प्लूरल के साथ नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो यू रीच द स्टेशन। ये ऐसे बन जाएगा कुछ आपका। सॉरी, यहां पर एक मिस्टेक हो गई, मैंने यहां पर क्यों शब्द नहीं देखा, तो यहां पर सबसे पहले क्यों शब्द को ही लेंगे। वाई, ठीक है, वाई। अब लिखेंगे हम विल, अब लिखेंगे द ट्रेन। ये ऐसे ट्रांसलेशन हो गया, वाई विल द ट्रेन हैव स्टार्टेड बिफोर यू रीच द स्टेशन, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है वो है आपका, क्या रश्मि के खाना खाने के पश्चात मेहमान अपने घर जाएंगे। तो अंतिम वाले जो क्लॉज है उसका अनुवाद पहले करेंगे। इसमें बाद शब्द दे रखा है, पश्चात शब्द दे रखा है, इसलिए अंतिम क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो वाक्य शुरू में क्या शब्द है, इसलिए मेहमान ज्यादा हैं, इसलिए हम यहां पर डू का यूज करेंगे वाक्य शुरू में। जबकि देखो इसके शुरू में दिया गया है, लेकिन इसे पूरे सेंटेंस के शुरू में माना जाएगा। ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है कि इस वाले सेंटेंस जो कि फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन होगा उसमें ही आप क्या शब्द मान लें, ऐसा नहीं है। जिस क्लॉज का अनुवाद सबसे पहले करेंगे उसी में आपको क्या शब्द मानना है। तो इसका अनुवाद पहले कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनेगा, इसलिए हमने डू लिख लिया यहां पर, क्योंकि मेहमान ज्यादा हैं। तो डू द गेस्ट, डू द गेस्ट, मेहमान अपने घर जाएंगे। गो टू, मेहमान ज्यादा हैं इसलिए दियर, अपने की अंग्रेजी दियर होम। उसके बाद में बाद या पश्चात की इंग्लिश आप लोग जानते ही हैं, आफ्टर होती है। फिर पहला क्लॉज क्या है, रश्मि के खाना खाने के, तो रश्मि का आर कैपिटल क्योंकि किसी का नाम है। फिर रश्मि थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ आएगा विल हैव। अब खाना खाने, तो खाने मतलब ईटेन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईट की, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऐसे इस तरह से। डू द गेट्स गो टू दियर होम, दियर होम्स आफ्टर रश्मि विल हैव ईटेन द फूड, इस तरह से। नेक्स्ट है, उसके यहां आने से पहले संस्कृत कौन पढ़ाएगा। तो देखो कौन शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में दिया गया है, देखो, तो इसलिए यहां पर लिख लेंगे हु सबसे पहले। अब इस क्लास का अनुवाद सबसे पहले करेंगे, तो पहले शब्द दे रखा है, इसका मतलब ये किसमें है, फ्यूचर परफेक्ट में है। तो हु विल हैव टाउट, हु विल हैव टाउट संस्कृत। संस्कृत कौन पढ़ाएगा, तो हु विल हैव टाउट संस्कृत। उसके बाद में पहले की अंग्रेजी बिफोर, उसके बाद में उसके यहां आने से। तो अगर हम फीमेल मानेंगे तो सी लिखेंगे, मस्कुलान मानेंगे तो ही लिखेंगे। मस्कुलान मान लेते हैं तो ही
प्रेजेंट डेफिनेट बनाएंगे तो कम हियर, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। उसके यहां आने से पहले संस्कृत कौन पढ़ाएगा, तो हु विल हैव टाउट संस्कृत बिफोर ही कम हियर। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो अफेक्टेड एक्शन जो भी आपकी है आपकी बुक में, पहले इनको सही प्रकार से आप देखेंगे। वीडियो एक बार समझ में ना आए कृपया पुनः देखें और अफेक्टेड एक्शन जरूर ट्रांसलेशन करेंगे और सही प्रकार से इसको पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि ये बड़ा टफ सेंटेंस है, जल्दी समझ में नहीं आता है, आपको बार बार भी पढ़ने की आवश्यकता हो सकती है। और जो भी चीज ना समझ में आ रही हो इसमें उसके लिए कमेंट में हमसे जरूर पूछ लेंगे। और वीडियो को कभी भी देखें तो स्किप ना करें, स्किप करने से आपको पूरी बात सही प्रकार से समझ में नहीं आती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपके लिए नवीनतम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड वीडियो को शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।